ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है दैट इज़ एमसीक्यू नंबर 6। और मोस्टली जो है जब स्टूडेंट इस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं तो वो गलत ऑप्शन सेलेक्ट करते थे, या इनको जो गाइड्स या कीज़ मिलती हैं तो उनमें अक्सर औकात उन्होंने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को इसकी इजी कैलकुलेशन और इजी कंसेप्ट प्रोवाइड करूँगा ताकि आप जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सीख सके। तो एंड तक इस सोल्यूशन को गौर से देखें ताकि आपको इसकी सोल्यूशन का समझ भी आ सके और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी आप लोगों को मिल सके। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपके पास जो एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 6 में है कि अ मीटर स्टिक इज सपोर्टेड बाय द नाइफ एज। क्लियर? अ मीटर स्टिक, तो मीटर स्टिक का मतलब ये हुआ कि ये एक मीटर रॉड होगा और इसकी जो लंबाई होगी वो एग्जैक्टली 0 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होगी। तो ऑफकोर्सली कि ये मिड पॉइंट पे यानी 50 सेंटीमीटर पर ये बैलेंस फॉर्म में होगा। क्लियर? तो क्या कहते हैं कि अ मीटर स्टिक इज सपोर्टेड बाय अ नाइफ एज एट 50 सेंटीमीटर मार्क। तो देखिए 50 सेंटीमीटर मार्क पे ये बैलेंस हो चुका है। आरिफ एक स्टूडेंट है, एक बंदा है, एक लड़का है। क्या कहते हैं? आरिफ हैंग्स masses ऑफ 0.40 kg एंड 0.60 kg फ्रॉम द 20 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर मार्क्स रिस्पेक्टिवली। तो आरिफ ने क्या किया कि एक 20 सेंटीमीटर मार्क पे एक मास अटैच किया 0.40 kg और दूसरा जो है 80 सेंटीमीटर मार्क पे 0.60 kg मास जो है ना इसने अटैच कर दिया और अब जो है ना ये अनबैलेंस हो गया। तो अब क्या कहते हैं मजीद देखें, वेयर शुड आरिफ हैंग अ थर्ड मास ऑफ 0.3 kg टू कीप द स्टिक बैलेंस। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपको कहा गया है कि आरिफ 0.3 kg मजीद कहाँ पर लटका दे ताकि ये रॉड जो है ना ये बैलेंस फॉर्म में आ जाए। तो अगर आप सिंपल कंसेप्ट के ज़रिए इस पे ज़रा सोचें और कॉमन सेंस यूज़ करें तो देखें यहाँ पर ये वाली मास जो है ना इस एंड से 20 सेंटीमीटर के फासले पर और ये वाली मास भी इस एंड से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर के फासले पर, लेकिन ये मास 0.40 जो कि कम है और ये वाली मास जो कि 0.60 kg जो कि ज़्यादा है। तो ये रॉड इसी तरफ रोटेट करेगा और जब ये इस तरफ रोटेट करेगा तो ये अनबैलेंस होगा। क्लियर? तो अभी हमने क्या करना है कि हमने एक मास 0.3 kg इस तरफ लटकाना है ताकि इसकी वेट जो है इसकी वेट के साथ इक्वल हो जाए और ये रॉड जो है ये बैलेंस फॉर्म यानी इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाए। क्लियर? तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर से एक दूसरा मास जो है वो लटका देना है। एंड लेट्स से कि वो जो मास मैंने यहाँ लटका दिया तो आपको कहा गया है कि उसकी मास जो है, क्लियर, वो मास आपके पास 0.30 kg है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो जहाँ पर मैंने ये 0.30 kg मास अवेज़ा किया तो हमने इस पॉइंट की मार्क जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। अब इस पॉइंट की मार्क जो है तो वो यहाँ स्टार्ट से यानी रेफरेंस से अगर आप देखें यहाँ तक तो चलो लेट्स सपोज कि मैंने इसको y कह दिया। क्लियर? और ये मैंने कैलकुलेट करना है। सो ये जो y डिस्टेंस है 0 से लेकर यहाँ तक ये कितनी मार्किंग होगी यानी यहाँ पर कौन सा नंबर मार्क होगा, तो इसको मैंने y कह दिया और ये y मैंने कैलकुलेट करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगर हम इस रॉड को देखें तो इस रॉड पर मुख्तलिफ मासेस जो हैं मैंने लटकाए हैं और इन मासेस की वजह से इस पर डिफरेंट वेट्स जो होंगे वो एक्ट करेंगे। तो वो वेट्स की वजह से ये बैलेंस होगा। तो चलो मैं आपको बताऊं कि वो वेट्स जो हैं वो इस बॉडी में किस तरह की रोटेशन पैदा कर सकते हैं। क्लियर है? तो ज़रा गौर से देखें, अगर मैं इस 0.4 kg को अप्लाई कर दूं और इस पर जो डाउनवर्ड वेट अप्लाई होगा तो लेट्स से कि इस मास को मैंने m1 कह दिया और इसको यहाँ पर जो वेट एक्ट करेगा तो उसको मैंने वेट 1 कह दिया। क्लियर? यहाँ पर ये जो मास है चलो इसको मैंने m2 कह दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? जो कि 0.30 kg है और इस पर जो वेट एक्टिंग करेगा तो चलो इसको मैंने वेट नंबर 2 कह दिया। क्लियर? यहाँ पर ये वाली मास इस पर जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट एक्टिंग करेगी तो चलो मैंने इसको वेट नंबर 3 कह दिया और ये जो मास है मैंने इसको m3 कह दिया। क्लियर है? इन द सेम वे हम मोमेंट आर्म को भी कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंट आर्म ये देखें, इस फोर्स का यानी इस वेट का सेंटर से लेकर यानी इस पॉइंट फिक्स पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, क्लियर, तो उसको चलो मैं r1 कह दूँ लाइक दिस वन, दिस इज r1 और r1 जो है तो ये देखें
इस तरफ 20 सेंटीमीटर और सेंटर तक 50 है, तो 50 माइनस 20 जो है ये आप लोग के पास 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। वंस अगेन मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर जो वेट 1 एक्ट कर रहा है, तो इस वेट 1 से सेंटर तक का जो फासला है वो 30 सेंटीमीटर। किस तरह? क्योंकि इस स्टार्ट से मिड तक जो 50 सेंटीमीटर है, तो दरमियान में यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर पास हो चुका है, तो आप 50 से 20 को माइनस कर दे, यू विल गेट 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस पॉइंट को समझा करें। नेक्स्ट जो मास नंबर 2 है और इस पर वेट 2 एक्ट कर रहा है, तो इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को लेट्स सपोज कि मैंने x कह दिया। क्लियर है? और इन द सेम वे दूसरी साइड पर जो मास 3 है और इस पर वेट 3 डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो इस वेट नंबर 3 से लेकर इस फिक्स पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, तो चलो मैं उसको R3 कह दूं। और R3 कितना है जरा देखिए, फाइनल पॉइंट है 80 सेंटीमीटर और इसका इनिशियल यानी सेंटर है 50 सेंटीमीटर। तो आप लोग 80 से 50 को माइनस कर ले, अगेन यू विल गेट 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले जरा गौर करें, अगर मैं इस बॉडी पर ये वेट नंबर 1 अप्लाई कर दूं, तो वेट नंबर 1 की वजह से इस बॉडी में अराउंड दिस फिक्स पॉइंट जो रोटेशन पैदा होगी वो कुछ यूं होगी, और ये असल में है टार्क 1। ये टार्क 1 जो है असल में ये इस तरह अगर बॉडी को रोटेट करता है, तो आप चेक कर सकते हैं ये एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन है। क्लियर? और ये देखिए यहां पर ये एंटी क्लॉक वाइज है, और अगर आप इस वेट 2 को देखें तो ये वेट 2 इस तरह इस बॉडी को रोटेट करेगा अबाउट दिस फिक्स पॉइंट, और इसको मैंने टार्क नंबर 2 कह दिया। अगर आप चेक करें तो ये वाला टार्क जो है ये भी एंटी क्लॉक वाइज है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इन द सेम वे अगर आप इस वेट 3 को अप्लाई करते हैं, तो इसकी वजह से ये बॉडी रोटेट करेगी लाइक दिस वन अबाउट दिस फिक्स पॉइंट ओ, इस तरह रोटेट करेगी इस वेट 3 की वजह से। तो ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज है, तो टार्क नंबर 3 हमने देखा कि वो क्लॉकवाइज है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो चूंकि इस रॉड में रोटेशन पैदा होती है वेट 1 की वजह से, वेट 2 और वेट 3 की वजह से, तो इस रोटेशन यानी टार्क की वजह से हम इस पर सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम जो है वो अप्लाई करेंगे। क्लियर? और इसमें हम ये y वाला डिस्टेंस जो है ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो y जो है हमने कैलकुलेट करना है। एंड नाउ अप्लाइंग, आप सिंपली कह दें कि अप्लाइंग सेकंड कंडीशन क्लियर ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, जो टार्क हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती हैं उसकी समेशन। क्लियर? और जितने टार्क्स हमारे पास होते हैं क्लॉकवाइज उनकी समेशन ये दोनों बराबर होंगे। एंटी क्लॉकवाइज जितने भी टार्क्स हैं उनकी समेशन एंड सम ऑफ द क्लॉकवाइज टार्क जितने भी हैं, तो ये इक्वल होंगे, तभी आपके पास रॉड जो है ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा। अब हम समेशन लेते हैं, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स कौन कौन से हैं। सो देखिए, एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क 1 है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जो है वो टार्क 2 है। तो आप कह सकते हैं कि टार्क 1 एंड प्लस टार्क 2 ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं। एंड इन द सेम वे अगर आप क्लॉकवाइज टार्क को देखें, तो ये देखिए टार्क नंबर 3 जो है इस रॉड पे ये क्लॉकवाइज हैं, तो आप टार्क नंबर 3 क्लॉकवाइज की बजाय लिख सकते हैं। सिर्फ ओनली टार्क नंबर 3 क्लॉकवाइज है। ओके, अब टार्क नंबर 1 टार्क का जो फार्मूला है दैट इज RF, तो हम यहाँ पर R लिखते हैं और F की बजाय वेट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट से शो किया है। सो ये देखिए R1 वेट 1 इन द सेम वे प्लस टार्क 2, तो वो होगा R वेट नंबर 2 R2 वेट नंबर 2, एंड इन द सेम वे टार्क 3 जो है वो RF की बजाय मैं वेट लिखूंगा और R3 वेट नंबर 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये R1 और वेट जो है इसका फार्मूला है mg, तो मैंने m1 लिखा, प्लस R2 और वेट इज इक्वल टू mg, तो ये R2 m2, एंड इन द सेम वे R3 और वेट जो है दैट इज mg, तो मैंने m के साथ 3 लिखा। अब इस पॉइंट को नोट कर ले कि मैंने g के साथ कोई भी 1, 2 या 3 नहीं लिखा, क्योंकि g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये इस रॉड के हर एक पॉइंट पे g की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। दैट्स व्हाई मैंने g के साथ कोई भी 1 या 2 या 3 नहीं लिखा, सिंपली g लिखा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये देखें इस साइड पे भी g मौजूद है दोनों टर्म्स में और इसमें भी g मौजूद है। तो आप इस तरह करें, सिंपली डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय g,
तो अब अगर आप बोथ साइड्स को जी पर डिवाइड करेंगे तो हर एक टर्म जी पर डिवाइड हो जाएगा। और ये देखिए इस टर्म से भी ये जी कैंसिल, इस टर्म से भी ये जी कैंसिल, और इस वाले टर्म से भी ये जी जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय जी, तो ये जी कैंसिल कर देते हैं। क्लियर। अब आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें R1 M1, R2 M2, R3 एंड M3 रह चुका है। तो मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो गौर से देखिए स्टूडेंट्स, R1 जो है R1, तो ये देखिए R1 कितना है 30 सेंटीमीटर, तो मैं इसकी बजाय 30, और M1 जो है आप देख सकते हैं दिस इज M1 जो कि 0.40 है, तो मैं सिंपली 0.4 लिखता हूं, एंड प्लस R2 जो है, तो आप ये देखें R2 हमारे पास किधर है, ये वाला, ये जहां पर वेट 2 एक्ट कर रहा है, तो ये जो x है असल में यही हमारे पास R2 है। क्लियर। तो R2 जो है दैट इज x, या x इज इक्वल टू R2, तो R2 की बजाय मैंने x पुट किया, और M2 जो यहाँ पर अवेजा है दिस इज M2, तो इसको मैंने 0.30 पुट कर दिया। अब देखें इज इक्वल टू R3 जो है, तो ये देखें R3 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी बजाय मैंने 30 पुट किया, और M3 जो है ना ये देखें यहाँ पर 0.60 kg है, तो आप सिंपली 0.6 भी लिख सकते हैं। बस अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली कैलकुलेट करना है। सो देखिए 30 अगर मैं 0.4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इससे आपके पास 12 आ जाएगा। क्लियर है। और अगर आप लोग इस 0.3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 0.3x हो जाएगा। इन द सेम वे 30 को 0.6 के साथ, तो आपके पास यहाँ 18 जो है ना आ जाता है। अब यहाँ से मैंने पहले x को कैलकुलेट करना है, देन वी विल गो टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर y। क्लियर है। तो ये 12 चूंकि प्लस है, उधर साइड पे ले जाकर ये माइनस हो जाएगा, और आपके पास 0.3x इज इक्वल टू 18 माइनस ये 12 इधर आ जाता है, तो -12, और 18 - 12 से आपके पास 6 आ जाता है। क्लियर है। तो ये आ गया 6। अभी मैंने क्या करना है कि सिर्फ x कैलकुलेट करना, तो ये 0.3 इधर लाकर जो है ना डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लाइक दिस वन, x इज इक्वल टू 6, और ये 0.3 जो इस x के साथ मल्टीप्लाइड है इधर लाकर इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये देखिए 0.3। अब अगर आप इसको डिवाइड कर दे तो इससे आपके पास 20 सेंटीमीटर आ जाता है। तो x की वैल्यू जो है 20 सेंटीमीटर है। अब ये x क्या है, ये x ये वैल्यू है जो इस सेंटर से जहां पर आपने ये फोर्स अवेजा किया हुआ है इसके दरमियान में ये फासला है। लेकिन हमने क्या करना है कि हमसे क्वेश्चन में मांगा गया है कि आप लोग 0 से लेकर जिस मार्क पे आपने ये बॉडी अवेजा की हुई है तो वो मार्क आप कैलकुलेट कर ले, मतलब ये y आपने कैलकुलेट करनी है। अब हमने y किस तरह कैलकुलेट करनी है, तो गौर से देखें, इस 0 से लेकर मिड तक दरमियान तक ये जो पॉइंट है 50 सेंटीमीटर पे है, और इस तरफ ये जो है ना y है, और उस तरफ इस पॉइंट से उस तरफ ये क्या है x है। तो अगर आप 50 से इस x को माइनस कर दे तो ऑटोमेटिकली ये y वाला जो डिस्टेंस है ये आपके पास रह जाता है। तो y कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल 50 है यहाँ तक, और उससे ये x जो है ये जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास ये जो y है दैट इज 50 माइनस x। तो अगर आप इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो देखें y इज इक्वल टू 50 माइनस x जो है ना वो कितना आ चुका हमारे पास, दैट इज 20। तो ये 20 आप इसमें पुट कर लें और कैलकुलेट कर दें, तो 50 माइनस 20 यू विल गेट 30 सेंटीमीटर। सो नाउ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। 30 सेंटीमीटर जो है, तो अगर आप यहां से स्टार्ट करते तो 0 सेंटीमीटर, फिर इस तरह यहां पर 10 सेंटीमीटर, और फिर 20, और फिर यहां पर 30 सेंटीमीटर आएगा। तो 30 सेंटीमीटर के मार्क पे यहां जो 30 सेंटीमीटर होगा, इस मार्क पे आप लोगों ने इस मास को अवेजा करना है, और उसके बाद ये रॉड जो है ये बैलेंस फॉर्म में आ जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह आप लोगों ने जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कैलकुलेट करना है। सो अगर आप लोग अपने बुक के MCQs ऑप्शंस देखें तो इसमें ऑप्शन ए जो है 20 सेंटीमीटर, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो 20 सेंटीमीटर को पिक कर देते हैं जो यहाँ पर x आ चुका, हालांकि हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हमारा आंसर जो है वो y है, जो y हमने कैलकुलेट करना है। इस इनिशियल पॉइंट से 30 सेंटीमीटर की मार्किंग हमने कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। तो ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन बी 70 सेंटीमीटर ये भी रॉन्ग है, जबकि ऑप्शन सी जो है दैट इज 30 सेंटीमीटर, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है।